Hello guys, welcome to our channel Rebirth of Poor Soul Part 29. Chapter 141 प्रिंस का हब्बी। यूनिवर्सिटी में सभी बास्केटबॉल कोर्ट में मौजूद थे। सारी लड़कियां चेंजिंग रूम में तैयार थी ग्राउंड में जाने के लिए। रिया भी अब तक ठीक हो चुकी थी। दोनों एक बेंच पर बैठी अपने शूज की लेस बांध रहे थे। तभी रिया उससे, डॉल वैसे तुम्हारा वैलेंटाइन वीक का प्लान क्या है? उद्धरण चिन्ह। नानू को कुछ पता नहीं है। आयु ही सब कुछ प्लान करने वाले हैं। नानू को तो बस तैयार होकर वहां जाना है जहां आयु लेकर जाएंगे। नैना लेस बांधने की कोशिश करते हुए, जो उससे बंध ही नहीं रही थी। रिया उससे, तुम कितनी लकी हो। रोहित को तो हर चीज याद दिलानी पड़ती है, फिर जाकर वो कुछ प्लान करता है। उद्धरण चिन्ह। नैना उसकी बात पर हंसती हैं और अपनी शूज लेस से तंग आकर उसे वैसे ही छोड़ उसे घूर, कितनी जिद्दी है ये शू लेस, नानू से बंध ही नहीं रही हैं। उद्धरण चिन्ह। रिया ये देख उसकी शू लेस बांधते हुए, शांत डॉल। देखो मैं कैसे बांध रही हूँ, फिर नेक्स्ट टाइम खुद ट्राई करना। उद्धरण चिन्ह। नैना रिया की हर एक हैंड मूवमेंट देखती हैं, पर फिर भी समझ नहीं पाती कि रिया ने कैसे किया। ये देख वो अपने मन में, नानू सारे काम कर लेती है जबकि वो इतने हार्ड होते हैं पर अब एक शूलेस तक नहीं बंध रही है। उद्धरण चिन्ह। वो अजीब अजीब मुंह बनाती है कहते हुए, जिसे देख रिया उससे, कि हुए डॉल ऐसे अजीब अजीब मुंह क्यों बना रही हो। उद्धरण चिन्ह। नैना न में सिर हिलाकर कुछ नहीं कहती हैं। तभी उन्हें बास्केटबॉल कोर्ट में बुलाया जाता है। उनकी टीम बाहर जाती है। बास्केटबॉल कोर्ट में आते ही वहां बैठी सारी ऑडियंस अपने अपनी टीम के लिए चीयर करने लगती हैं। गेम स्टार्ट होता है। नैना का मूड अयान की वजह से खराब था, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि ये मैच वन साइडेड रहा। नैना ने सामने वाली टीम को एक बॉल भी बास्केट में डालने नहीं दिया, जिसे सके सबाही हैरान थे। ऐसा पहली बार हुआ कि फाइनल मैच में दो फाइनलिस्ट में से एक फाइनलिस्ट पूरे मैच के दौरान एक पॉइंट तक नहीं बना पाए। जो अपोजिट टीम को चीयर कर रहा था, वो एकदम शांत थे पूरे मैच के दौरान। मैच खत्म होने के बाद नैना की टीम के लिए सारे आए हुए लोग तालियां बजाते हैं। फिर नैना कपड़े चेंज करने जाती हैं और बाहर आकर देखती हैं, सभी वही खड़े थे और उसे देख सभी एक एक कर उसे गले लगाकर कॉन्ग्रेचुलेशंस कहते हैं। सोना उससे, कितनी बुरी तरह से हराया है तुमने सामने वाली टीम को। बेचारे जब जब दूसरी ट्रेन के साथ खेलेंगे उन्हें अपनी ये हार जरूर याद रहेगी। उद्धरण चिन्ह। नैना सिर्फ हल्का स्माइल करती हैं। मैच ज्यादा लंबा नहीं चला था, पर फिर भी लंच टाइम हो चुका था। नैना का लंच में छोले भटूरे खाने का मन था, इसलिए वो सभी अब यूनिवर्सिटी के पास वाले रेस्टोरेंट में जाने वाले थे। सभी अपने गाड़ियां लेकर निकालने वाले थे। तभी गेट के सामने उन्हें अयान की कार दिखती है, जिसे देख सभी रुक जाते हैं। समर कार से बाहर आता है। नैना के पास आकर उससे, एंजल जल्दी से चलो, भाई ने आज ऑफिस में सबका हाल भरा कर दिया था। पता नहीं अचानक उन्हें क्या हुआ जो वो सभी पर सुबह से चिल्लाए जा रहे हैं। तुम ही हम बचा सकती हो, किसी ने लंच तक नहीं किया है, प्लीज चलकर भाई का गुस्सा शांत कर दो। उद्धरण चिन्ह। नैना ये सुन हैरान हो जाती हैं और जल्दी से उन्हें बाय बोल कार को तरफ बढ़ जाती हैं। और जैसे ही कार में बैठती हैं, कोई उसकी कमर में हाथ डाल उसे अपनी गोद में बिठा लेता है। नैना हैरान होकर उस इंसान को देख, आप यहाँ? उद्धरण चिन्ह। फिर वो पैसेंजर सीट पर बैठे समर को घूरती है जैसे कह रही हो, तुमने तो कहा था हम ऑफिस जाना होगा पर ये तो यही है। उद्धरण चिन्ह। समर उसे देख लिपसिनिंग करते हुए उसे सॉरी कहता है। नैना उसके आगे कुछ कहती उससे पहले ही समर कार का पार्टीशन ऑन कर देता है और उस पार्टीशन की वजह से नैना समर को देख नहीं पाती हैं। और वो इंसान यानी अयान नैना का चेहरा अपनी तरफ करता है और नैना उसके चेहरे पर अपना अंगूठा रब करते हुए, वाइफी मेरी तरफ तो देखो और बताओ मेरा गिफ्ट कैसा लगा तुम्हें। उद्धरण चिन्ह। नैना ये सुन अयान की आंखों में देख, अच्छा था। उद्धरण चिन्ह। सिर्फ अच्छा था, मुझे तो लगा तुम्हें बहुत पसंद आएगा। अब मैं तुम्हें अपना दूसरा गिफ्ट नहीं देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वो भी तुम्हें जरूर पसंद नहीं आएगा। गिफ्ट का नाम सुन ही नैना अपना गुस्सा भूल जाती हैं और उससे, और आप नानू को गिफ्ट दिया बिना कैसा कह सकते हैं नानू को वो पसंद नहीं आएगा। पहले वो गिफ्ट नानू को दीजिए, फिर नानू खुद बताएगी कि गिफ्ट अच्छा है या नहीं।
नैना ये बात ऐसे कहती है जैसे कोई ज्ञान की बात कह रही हो। और अयान पार्टीशन नीचे कर समर ने नैना का दूसरा गिफ्ट लेता है, जो एक बहुत बड़ा बॉक्स था, जिसे देख नैना के चेहरे पर बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है। वो उस बॉक्स को खोलती है जिसमें एक कैडबरी केक था, 2 लेवल था, जिसे देख नैना बहुत खुश हो जाती हैं। और फोनली अयान को माफ करने का सोच लेती हैं। रात में प्रिंस के क्लब में था। उसके न्यू स्कूल में उसके एक क्लासमेट का बर्थडे था। और वो बर्थडे बॉय अमीर बिगड़ा हुआ लड़का था, इसलिए उसमें अपनी बर्थडे पार्टी अपने पापा के क्लब में रखी थी। वहाँ सभी अंडर एज इसलिए जूस ही पी रहे थे। पर पिछले स्कूल की तरफ इस स्कूल में भी कुछ लड़के प्रिंस से जलते थे और उसे इनडायरेक्टली तंग करते थे। और आज भी ऐसा कुछ करने वाले थे। अयान ने अपने एक गार्ड को प्रिंस के साथ भेजा था, पर उस लड़के ने उस बॉडीगार्ड को जूस में बेहोशी को दावा मिलाकर प्रिंस के हाथों से ही उसे पिलाया था, जिससे वो बॉडीगार्ड वहां बेहोश होकर गिर चुका था। और ये देख वो लड़के प्रिंस को खींच पार्किंग एरिया में लेकर जाते हैं और उसे बुरा भला कहने लगते हैं। जब प्रिंस से सहन नहीं होता तो वो उनसे पूछता है, क्यों तुम सभी मुझे परेशान कर रहे हो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? उद्धरण चिन्ह। और लड़के प्रिंस की बात सुन और गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पसंद था कि कोई उन्हें पलट कर जवाब दे। और जैसे ही उसे मारने के लिए हाथ उठाते हैं, कोई उसका हाथ बीच में रोक देता है, जिससे वो हैरान होकर पीछे देखते हैं। वहां एक लड़का खड़ा था जिसमें 3 पीस सूट पहना था, चेहरे पर दाढ़ी थी। वो लड़का प्रिंस के क्लासमेट की कलाई पकड़ मरोड़ते हुए, क्या कर रहे हो तुम दोनों इस लड़के के साथ? उद्धरण चिन्ह। उन लड़कों को उस लड़के का और बहुत ही डेंजरस लगता है, जिससे वो डर के मारे हकलाते हुए, ये तो हमारा दोस्त है, हम मजाक कर रहे हैं बस। उद्धरण चिन्ह। ये सुन प्रिंस मासूमियत के साथ अपनी आंखों में आंसुओं के साथ, तुम दोनों झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम दोनों प्रिंस के दोस्त नहीं हो। तुम दोनों को मुझे परेशान कर रहे थे। उद्धरण चिन्ह। प्रिंस की बात सुन वो लड़का उन दोनों को डरते हुए, अगली बार तुम्हें किसी परेशान करते हुए देखा तो तुम्हें बहुत अच्छा सबक सिखाऊंगा, समझे? जाओ यहां से। उद्धरण चिन्ह। वो लड़के भाग वहां से चले जाते हैं। वो दोनों अब वहां अकेले थे। वो लड़का प्रिंस से, तुम भी अब घर पर जाओ। और प्रिंस का वहां से जाने का वेट करता है। पर प्रिंस वही जमीन को घूरता हुए खड़ा रहता है, जिसे देख वो लड़का उसे, क्या हुआ? जाओ यहां से। उद्धरण चिन्ह। प्रिंस उसकी आवाज सुन डरते हुए, वो हमारा बॉडीगार्ड बेहोश हो चुका है और हम कार चला नहीं आता है। उद्धरण चिन्ह। तो अपने घर पर किसी को कॉल कर लो। इस लड़के के ये बोलने पर प्रिंस जमीन पर अपने टूटे हुए फोन की तरफ इशारा कर, उन लड़कों ने हमारा फोन तोड़ दिया। उद्धरण चिन्ह। वो अल्द का अपना फोन देने का सोचता है, पर रुक जाता है, क्योंकि प्रिंस अगर फोन कर किसी को बुलाता तो जब तक कोई आएगा तब तक प्रिंस को वहां खड़े होकर वेट करना होगा। और अगर कोई वापस उसे तंग करने आ गया हो तो, इसलिए वो उससे, मेरे साथ चलो, मुझे एड्रेस बता देना, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। उद्धरण चिन्ह। प्रिंस को उस लड़के के पास से सेफ होने की फीलिंग आ रही थी, इसलिए वो मान जाता है। दोनों कार में आकर बैठ जाते हैं। उन दोनों के बैठते ही ड्राइवर कार स्टार्ट कर देता है। वो लड़का, प्रिंस, तुम्हारा नाम क्या है? उद्धरण चिन्ह। मेरा नाम प्रिंस राव है। प्रिंस अपना सिर झुकाए हुए, तुम इस वक्त क्लब में क्या कर रहे थे? और तुम्हें देख लगता तो नहीं तुम 18 के होगे। वो लड़का अपनी एक आईब्रो ऊपर कर, वो मेरे एक दोस्त की बर्थडे पार्टी थी, उसमें बुलाया था, और मैं 15 साल का हूँ। प्रिंस अपनी वही मासूमियत के साथ, तुम सिर्फ क्यूटी साल के होते हुए क्लब में क्यों गए? लड़का अपनी आवाज थोड़ी कड़क कर। उसकी कड़क आवाज सुन प्रिंस की आंखों में कुछ देर पहले आए हुए आंसू अब बह निकलते हैं। वो सिसकते हुए, मैं कभी क्लब नहीं जाऊंगा। आप प्लीज मुझे और चिल्लाओ मत, मुझे डर लगता है। उद्धरण चिन्ह। वो लड़का ये देख उसे शांत करवाने की कोशिश करता है, पर प्रिंस के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी उस लड़के की नज़र प्रिंस के लाल होठों पर जाती है, जो बिल्कुल चेरी की तरह थे। उस लड़का तो कभी किसी की मदद करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर वो वहां पार्किंग लॉट में प्रिंस का मासूम चेहरा देख उसे इग्नोर नहीं कर पाया। उसे प्रिंस को देख ही उसकी तरफ एक अलग अट्रैक्शन फील हुआ था, जो अब एक बार फिर उसके होठों को देख फील हो रहा था। प्रिंस के होठों उसे इतना पागल कर देते हैं कि वो लड़का कंट्रोल नहीं कर पा और प्रिंस के होठों पर अपने होठ रख किस करने लगता है।
प्रिंस इस एक्शन की वजह से अपनी जगह पर जम जाता है। उसके आंसू भी अचानक रुक जाते हैं। प्रिंस ने आज था टीवी पर किसिंग सीन भी अच्छे से नहीं देखा था। उसे आज एक इंसान किस कर रहा था, वो भी होठों पर। वो इंसान प्रिंस को तब तक किस करता है जब तक प्रिंस को सांस लेने में तकलीफ नहीं होने लगती और वो उसे दूर धकेलने नहीं लगता। उस लड़के के दूर होते ही प्रिंस अपने होठों पर हाथ रख, आपने मुझे किस किया, यानी आप मेरे हब्बी हुए। उद्धरण चिन्ह। वही नैना परेशान हॉल में घूम रही थी। अयान उससे, वाइफी रिलैक्स, प्रिंस आ जाएगा। उद्धरण चिन्ह। अब तक आया क्यों नहीं, उसने कहा था वो 10 बजे तक आ जाएगा। अब 10:30 हो रहे हैं। ऊपर से उसे कॉल लग नहीं रहा और बॉडीगार्ड कॉल उठा नहीं रहा है। नैना हॉल के चक्कर लगाते हुए प्रिंस के लिए परेशान हो रही थी। कौन है वो लड़का? क्यों कहा प्रिंस ने उस लड़के को अपना हब्बी? क्या टाइम पर पहुंचेगा प्रिंस घर? या नैना पहुंच जाएगी क्लब? चैप्टर 142 मयंक को हुआ मनीषा से प्यार। उस लड़के की कार में। वो लड़का प्रिंस से, तुमने मुझे हब्बी क्यों कहा? उद्धरण चिन्ह। वो मैंने सुबह एक मूवी में देखा था। एक लड़के ने लड़की को किस किया और वो उसका हस्बैंड बन गया। तो आपने भी मुझे किस किया तो आप भी मेरे हब्बी हुए ना। प्रिंस की मासूमियत भरी बात सुन वो लड़का हंस देता है। वो प्रिंस से, ठीक है मैं तुम्हारा हब्बी हूँ, पर तुम अभी इसके बारे में किसी को नहीं बताओगे। ओके। उद्धरण चिन्ह। ओके, पर मुझे न वो राउंड राउंड घूम मंडप में जो शादी करते हैं वैसे शादी करनी है। तो हम वैसे कब करेंगे? प्रिंस एक्साइटेड होकर पूछता है। जिस पर वो लड़का, अब तुम सिर्फ 15 साल के हो, जब तुम 21 के हो जाओगे तब। उद्धरण चिन्ह। यानी मुझे 6 ईयर वेट करना होगा। वो लड़का उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाता है। कुछ देर बाद नैना अब भी हाल के चक्कर ही काट रही थी, तभी उसे प्रिंस अंदर आता हुए दिखता है। नैना उसके पास जाकर उससे, प्रिंस तुम्हें इतना टाइम क्यों लगा वापस आने में? और तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे नानू का? नानू कितनी परेशान हो गई थी। नैना उससे उसकी चिंता करते हुए। प्रिंस उसके हाथ पकड़, भाभी वो गलती से मेरा फोन नीचे गिर गया और टूट गया। और पता नहीं गार्ड कहाँ चला गया, वो मुझे मिला नहीं। इसलिए मैं एक कैब लेकर आ गया। उद्धरण चिन्ह। अयान ये सुन उससे, अच्छा ठीक है अब अपने रूम में जाओ। उद्धरण चिन्ह। और वो नैना को लेकर अपने रूम में जाता है और सुशांत को टेक्स्ट कर देता है उस गार्ड को खबर लेने के लिए। अगले दिन आज टेडी डे था। सुशांत रोबिन को एक टेडी गिफ्ट करता है। अंशुल अंशी के थरू सोना को एक टेडी किचन देता है। मयंक मनीषा को एक पांडा वाला सॉफ्ट टॉय देता है। नैना पूरे दिन वेट करती है कि वो उसे कोई टेडी देगा, पर अयान पूरे दिन उसे कुछ नहीं देता, उससे नैना मुंह फुला देती है। अयान आज उसे यूनिवर्सिटी से पिकअप करने तक नहीं आया। वो यूनिवर्सिटी से घर पहुंच डायरेक्ट अपने रूम में जाती हैं। वहां उसे अपने बड़े टेडी की जगह एक अलग टेडी था, जिसे डील नैना को लगता है उसने उसके लिए लाया है। वो जाकर उस टेडी को गले लगाकर उस टेडी से बता करती हैं, कितना अच्छा टेडी बियर है, नानू ने इसके लिए कितना वेट किया। ऊपर से आयु ने खुद नानू को ये नहीं दिया, इसलिए नानू वापस आज आयु से गुस्सा है, नानू आज आयु की जगह तुम्हारे ऊपर सोएगी। उद्धरण चिन्ह। तभी वो टेडी बियर उसे गले लगाता है और बोला, वाइफी मैं तुम्हारे लिए एक टेडी बियर बन गया, पर अब भी तुम मुझे नाराज हो। उद्धरण चिन्ह। नैना ये आवाज सुन उस टेडी बियर से दूर होती हैं और उसके चारों तरफ घूमती हैं, क्योंकि टेडी बियर तो बोल नहीं सकता था, साथ ही उसे गले नहीं लगा सकता था ना। वो गोल घूम रही थी, तभी वो टेडी बियर अपने हाथों से अपना सिर गोल घुमाकर उठा देता है। नैना उसके आगे जो देखती है उससे हैरान हो जाती हैं, क्योंकि उस टेडी बियर के कॉस्ट्यूम में अयान था। नैना ये देख खुशी में उछालने लगती हैं और वो अयान से पूरे वो टेडी बियर कॉस्ट्यूम पहने रहने कहती है, बिना उस टेडी बियर वाले सिर के। बेचारा अयान बहुत माना करता है। आखिर घर के सारे सर्वेंट्स उसकी पर्सनैलिटी की वजह से उससे डरते थे, पर आज उसे ऐसे देख पता नहीं क्या सोचेंगे। पर अपनी वाइफी के सामने कभी क्योंकि चली थी जो आज चलती। दिन के वक्त समर, प्रिंस और नैना तीनों मुंह दबाकर हंस रहे थे। अयान ये देख बहुत चिढ़ रहा था, पर कर थोड़ी कुछ सकता था। दादाजी अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने गए हुए थे। दिन के बाद सभी सोने चले जाते हैं। नए दिन के साथ आज नैना एक्साइटेड थी ये जानने के लिए कि अयान उसे आज क्या प्रॉमिस देगा। समर अंशी को आज देखना चाहता था।
इसलिए वो अंशी के बिल्डिंग के बाहर पहुंच जाता है। उसे बालकनी में अंशी दिखती है, जिसे देख वो, अंशी मैं कभी तुम्हें तुम्हारे प्यार से दूर नहीं करूंगा, पर कभी अपने दिल जो तुम्हारे लिए बेइंतहा प्यार को कभी खत्म नहीं कर पाऊंगा। ये दिल सिर्फ तुम्हें चाहेगा, सिर्फ तुम्हें। उद्धरण चिन्ह। फिर वो वहां से चला जाता है। अंशुल खुद से प्रोमिस करता है कि वो कभी सोना का दिल नहीं दिखाएगा और उसकी आंखों में पानी बन आने देगा। शाम में मनीषा एक क्लब में आई हुई थी। उसकी एक कॉमन फ्रेंड का बर्थडे था जिसके लिए वो वहां आई हुई थी। वही मयंक भी उस क्लब में मौजूद था, सूर्या, रोहित, रोहन और रिया के साथ। वो आज पार्टी करने आए थे क्योंकि वो सभी बोर हो रहे थे। क्लब में सभी डांस फ्लोर पर नाचे जा रहे थे। मयंक भी डांस फ्लोर पर अपने फ्रेंड्स के साथ डांस कर रहा था। तभी एक लड़की उसके पास आकर डांस करने लगती है। मयंक उससे खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा था। तभी मनीषा बार काउंटर के पास बैठी ये देख रही थी और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और उस गुस्से में वो एक के बाद एक ड्रिंक पिए जा रही थी और 5 ड्रिंक में ही वो टली हो जाती हैं। जब उसे ड्रिंक की वजह से धुंधला धुंधला दिखने लगता है, जिसकी वजह से वो वॉशरूम में जाकर फेस धोने लगती हैं, जिससे साफ दिखने लगता है। वो लड़खड़ाते हुए बाहर आती हैं। तभी उसे अपने से एक लड़का आते हुए दिखता है। वो उस लड़के के पास से जैसे ही जा रही थी, तभी वो लड़का उसका हाथ पकड़ उसे रोक देता है। मनीषा उस लड़के की तरफ देखती है। वो उसके दोस्तों में से एक था। वो उससे अपना हाथ छुड़वाने का ट्राई करती हैं, पर वो लड़का उससे, मनीषा प्लीज मेरी बात सुनो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो। उद्धरण चिन्ह। मनीषा के पास बहस करने की ताकत नहीं थी, इसलिए वो उससे, मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, इसलिए मुझे जाने दो। उद्धरण चिन्ह। उस लड़के को लगता है मनीषा उससे झूठ कह रही है उससे पीछा छुड़ाने के लिए। वो बोला, मनीषा तुम झूठ क्यों बोल रही हो? उद्धरण चिन्ह। मनीषा कुछ कहती उससे पहले एक आवाज आती है, वो सच बोल रही है, मैं उसका पति हूँ। उद्धरण चिन्ह। मनीषा और वो लड़का उस तरफ देखते हैं। वहां से मयंक आ रहा था। मयंक वहां पहुंच मनीषा का हाथ उससे छुड़वाकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। वो लड़के ये देख समझ जाता है, पतली गली पकड़ वहां से निकल जाता है। मयंक मनीषा को गोद में उठाकर बाहर बाहर की तरफ जाने लगता है। मनीषा उसके गले में अपनी बाहें डाल मनीषा में उससे, क्यों आए हो मेरे पास? जाकर नाचो न उस लड़की के साथ। उद्धरण चिन्ह। मयंक मनीषा के चेहरे पर जेलसी साफ देख सकता था, जिससे उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, जिसे देख मनीषा चिढ़ते हुए, अब स्माइल क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है क्या? तुम्हारी स्माइल से मेरा दिल जोरों से धक धक करता है। अब स्माइल करना बंद करो वरना मेरा दिल बाहर आ जाएगा। उद्धरण चिन्ह। मयंक ये सुन हंस देता है और उसे ले जाकर अपनी कार की पैसेंजर सीट पर बिठा देता है। अचानक ही मनीषा रोने लगती है, जिसे देख मयंक पैनिक कर बोला, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? उद्धरण चिन्ह। मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना रहने का एक पल सोच भी नहीं सकती हूँ, पर जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं मुझे डर लग रहा है। जैसे ही 1 साल होगा तुम मुझे छोड़ दोगे, मैं कैसे रहूंगी फिर? क्या तुम्हें कभी मुझे प्यार होगा? मनीषा सिसकते हुए। मयंक को मनीषा का रोना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो जल्दी से उसके आंसू पोंछ, ऐसा नहीं है, मैं भी तुमसे प्यार करता हुए, बस डरता हूँ कि तुम भी मुझे धोखा न दे दो। उद्धरण चिन्ह। मनीषा अपने गले को कसम खाने वाले अंदाज में टच कर, भगवान कसम मैं कभी तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। और एक बात बताओ, कभी धड़कने दिल को धोखा देती हैं? बिल्कुल वैसे ही मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। अगर किसी दिन तुम्हें लगे कि मेरी धड़कने तुम्हारे लिए नहीं धड़क रही है तो समझ लेना उसने धड़कना ही छो। मयंक उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसके होठों पर अपनी उंगली रख, बिल्कुल मत कहना ये। उद्धरण चिन्ह। मनीषा फिर उसकी उंगली हटाकर, अच्छा अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो मुझे लिप्स पर किस करो। उद्धरण चिन्ह। मयंक ये सुन एक पल के लिए हैरान हो जाता है। चैप्टर 143 वैलेंटाइन डे। मयंक उसकी बात सुन हैरान हो जाता है। उसने भी थोड़ी ड्रिंक की हुई थी, इसलिए वो उसके होठों पर अपने होठ रख उसे किस करने लगा है। जैसे ही वो किस करते हुए अपने हाथ मनीषा की कमर की तरफ बढ़ता तभी उसे होश आ जाता है। वो अपने हाथ पीछे लेकर उससे दूर हो जाता है।
वो नहीं चाहता था कि होश में आने के बाद मनीषा को ये लगे को उसने उसके नशे में होने का फायदा उठाया। वो उसे खुद से दूर कर अच्छे से सीट पर बिठाता है, कार स्टार्ट करता है, और क्लब से बाहर निकल वो कार की विंडोज खोल देता है, जिससे ठंडी हवा अंदर आ रही थी। मयंक कार ड्राइव करते हुए, मनीषा तुम्हें पता है कुछ हफ्ते हुए है तुमसे मिले हुए पर मेरा दिल मुझसे बगावत करने लगा है। तुम कितनी अच्छी हो कि मेरा दिल भी तुम्हारे सामने हार गया। मैं तुम्हारा दिल अब बिल्कुल नहीं दुखाना चाहता हूँ। इसलिए एक बार पहली और आखिरी बार अपनी दिल की सुन आगे बढ़ रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो मनीषा का रिएक्शन देखने के लिए उसकी तरफ मुड़ता है और देखता मनीषा तो ठंडी हवा और नशे के कारण सो चुकी थी। ये देख मयंक मुस्कुराता है और कार घर की तरफ भगा देता है। वही अयान और नैना डिनर डेट पर आए हुए थे। नैना का फेवरेट खाना टेबल पर सर्व किया हुआ था। नैना खाना खा रही थी। अयान उसे प्यार से निहार रहा था। खाना खाने के बाद अयान उससे, वाइफी आज मैं तुम्हें प्रपोज करता हूँ, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा, तुम्हें प्रोटेक्ट और पैम्पर भी करूंगा, तुम्हारा साथ दूंगा हमेशा और अगर तुम कभी कुछ बिगड़ दो तो मैं उसे सुधार दूंगा। आई प्रॉमिस मैं लाइफ टाइम तुम्हारे साथ रहूंगा और तुमसे बहुत प्यार करूंगा। उद्धरण चिन्ह। नैना ये सुन इमोशनल होकर उसके दोनों हाथ पकड़, नानू भी आपसे हमेशा प्यार करेगी और साथ में तंग भी करेगी, क्योंकि वो हक सिर्फ नानू का है। और जब आयु सेड और काम की वजह से स्ट्रेस्ड रहेंगे तो नानू आपके फेस पर स्माइल लाएगी और आपका स्ट्रेस कम करने की कोशिश करेगी। उद्धरण चिन्ह। अयान ये सुन उसे गले लगा लेता है। अगले दिन आज हक डे था। नैना आज पूरे दिन अयान से चिपकी रहती है पांडा की तरह और यही हाल था रोबिन का। वो सुशांत के केबिन में बैठा हुआ था। सुशांत किसी काम से बाहर गया हुआ था। सुशांत जैसे ही केबिन में आया रोबिन उससे चिपक गया उसकी गोद में बैठ। नैना भी ऐसे ही अयान से चिपकी हुई थी ऑफिस में। मयंक के घर, मनीषा सुबह ही सिर दर्द के साथ उठती हैं। उसका सिर गोल गोल घूम रहा था। मयंक उसके सामने नींबू पानी बढ़ा देता है। मनीषा उसे लेकर पीती है जिससे उसका सिर घूमना बंद हो जाता है। फिर वो मयंक को देख उससे, मैं घर कैसे आई? उद्धरण चिन्ह। तुम्हें नहीं याद? वो हैरान होकर, और याद होता तो पूछती क्यों? वो अपना सिर पकड़े। ये सुन मयंक का मजाक करने का मूड होता है वो उससे, तुम्हें सच में कुछ याद नहीं? तुम जो कल मुझसे कहा, मेरे साथ जो किया, कुछ याद भी है? उद्धरण चिन्ह। मयंक की बात सुन मनीषा के माथे पर पसीना आ जाता है। वो हकलाते हुए, क्या किया मैंने? और क्या कहा? उद्धरण चिन्ह। तुमने अपना प्यार कन्फेस किया मुझे और मुझे होठों पर। इतना बोल वो रुक जाता है और ऐसे एक्सप्रेशन मनीषा को पास करता है जैसे कि उसे बोलने में भी शर्म आ रही हो। मनीषा एक झटके में खड़ी होती हैं, पर खुद को संभाल नहीं पाती और गिरने वाली होती हैं। पर मयंक उसे संभाल लेता है। वही मनीषा अब पैनिक करने लगती है। उसे लग रहा था अब मयंक उसे छोड़ देगा क्योंकि वो उससे प्यार करती है, वो उनका कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म कर देगा। ये सोच मनीषा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसे देख अब मयंक पैनिक करने लगता है। वो उससे, शांत तुम रो क्यों रहे हो? उद्धरण चिन्ह। प्लीज मुझे छोड़ना मत, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं अब से अपनी फीलिंग्स और अच्छे से छुपाऊंगी प्लीज। मनीषा की बात सुन वो उसे बेड पर बिठाता है और उसके सामने अपने दोनों घुटनों पर बैठ उससे, रिलैक्स मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। आई लव यू, तुम्हारे बिना मैं अब नहीं रह सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। मनीषा बिना उसकी बात सुने रोते हुए, पक्का मैं आपकी फीलिंग्स। इतना कहते हुए वो बीच में रुक मयंक की तरफ देखती है जैसे उसे विश्वास न हो रहा हो जो मयंक ने कहा उस पर। मयंक उसके फोरहेड पर किस कर, तुमने सही सुना है, आई लव यू। उद्धरण चिन्ह। मनीषा ये सुन उसे कसकर गले लगा लिया है। इसी के साथ ये दिन भी बीत गया और किस डे भी इन तीनों कपल ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया और आज मयंक और मनीषा की फर्स्ट किस हुई क्योंकि लास्ट टाइम तो वो नशे में थी। और फाइनली आ गया वैलेंटाइन डे। सुशांत और रोबिन अपना वैलेंटाइन डे माउंटेन के ऊपर कैंपिंग करते हुए मनाने वाले थे। वही मयंक और मनीषा घर पर ही क्योंकि मयंक के पापा एक बिजनेस ट्रिप पर गए थे। और अयान और नैना सबसे पहले मंदिर में जाकर पूजा करने गए और फिर एम्यूजमेंट पार्क में, जहाँ की सारी राइड में नैना खुद भी बैठती हैं और जबरदस्ती अयान को भी अपने साथ बिठाती हैं। लंच वो लोग एम्यूजमेंट पार्क में एक रेस्टोरेंट था उसमें किया और शाम को अयान नैना के साथ डिनर करने बीच बीच पर गए।
डिनर कर वो थोड़ी देर ठंडी रेत पर वॉक करते हैं और वापस घर जाने के लिए कार में बैठ जाते हैं। घर पहुंच वो जैसे ही रूम में आते हैं, नैना अयान के होठों पर किस करने लगती हैं। अयान को ऐसा अंदाजा तो था क्योंकि पूरे रास्ते नैना उसे होठों पर लाइट किस किए जा रही थी। दोनों किस करते हुए बेड पर लेट जाते हैं। नैना अयान के नीचे थी। वो अयान को किस करते हुए उसके शर्ट के बटन खुले जा रही थी और सारे बटन खुलते ही नैना अयान का शर्ट निकाल दूर फेंक देती हैं। वही अयान नैना के होठ कुछ सेकंड के लिए छोड़ देता है और नैना का टॉप भी निकल रूम के एक कोने में फेंक देता है और अब उसके गले और कॉलर बोन पर किस करने लगता है और बाइट भी करता है, जिससे नैना को एक मीठा दर्द महसूस होता है और नैना ये दर्द अयान को भी देना चाहती थी, इसलिए उसे पलट देती है और खुद उसके ऊपर आ जाती है और पहले उसके पूरे चेहरे किस करती हैं और गले पर वेट किस्से करते हुए वो भी अयान के गले पर बीते करती हैं और फिर अयान के एब्स पर किस करने लगती हैं। दोनों पूरी तरह से प्यार में डूबे हुए थे, पर अभी उनके प्यार का दुश्मन अयान का फोन बजने लगता है। अयान उस तरफ देखता है। उसका दूसरा वाला फोन बज रहा था। एक उसका पर्सनल फोन था और दूसरा जिस पर मिलिट्री और माफिया रिलेटेड कॉल्स आते थे और उसी दूसरे फोन पर कॉल आ रहा था जिसे देख वो समझ जाता है कुछ तो गड़बड़ हुई है, वरना कोई उसे इतनी रात कॉल कर डिस्टर्ब नहीं करता। वो नैना को रुकने का इशारा करता है और कॉलर आईडी देखता है, जिसके उसके माफिया से रिलेटेड काम संभालने वाले राइट हैंड का कॉल था। अयान जानता था ये आदमी सिर्फ उसे बहुत ही अर्जेंट सिचुएशन में कॉल करता है, इसलिए अयान नैना से वाइफी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉल है, इसे इग्नोर नहीं कर सकता। तुम सिर्फ 2 मिनट रुको, फिर हम वापस से कंटिन्यू करेंगे। ये कहकर वो उसके होठों पर लाइट किस कर वहां से चला जाता है। चैप्टर 144 मयंक और मनीषा की शादी के बारे में पता चला सभी को। वही मयंक और मनीषा के घर। नैना ने रेड साड़ी पहनी थी जो मयंक ने उसे गिफ्ट की थी वैलेंटाइन डिनर के लिए। उसने साड़ी के साथ कानों में डायमंड रिंग और गले में मंगलसूत्र जिसमें भी डायमंड था, साथ ही कुछ प्लेटिनम बैंगल्स। दोनों गार्डन में एक साथ कैंडल लाइट डिनर करने वाले थे। डिनर होने के बाद दोनों एक रोमांटिक सॉन्ग पर डांस करते हैं। डांस करते हुए मयंक जैसे ही मनीषा को किस करने वाला था, पर मनीषा अपना हाथ रोनी के होठों के बीच रख उससे खुद से दूर से शरारती स्माइल के साथ, मुझे किस करना इतना आसान नहीं है, पहले मुझे पकड़ कर दिखाओ। और वो गार्डन में भागने लगती हैं। मयंक उसे पकड़ने के लिए पीछे भागता है। गार्डन में भागते हुए मनीषा हॉल में पहुंच जाती हैं। मयंक भी उसके पीछे आता है। मनीषा उसे ही हॉल में आकर सोफा की दूसरी साइड जाती है। उसकी नज़र एंट्री गेट से अंदर आते सूर्या और रोहन पर पड़ती है, जिससे वो अपनी जगह पर जम जाती हैं। मयंक का ध्यान उस तरफ नहीं गया था। वो आकर मनीषा का हाथ पकड़ अपने करीब खींच उससे, पकड़ी गई तुम, और अब तुम मुझे रोक भी नहीं सकती हो मुझे, उद्धरण चिन्ह। और वो उसके होठों की तरफ बढ़ने लगा। ये देख मनीषा जल्दी से अपने हाथों से मयंक का चेहरा पकड़ एंट्री गेट के सामने करता है जहां सूर्या और रोहन हैरान खड़े थे। मयंक उन्हें देख जल्दी से मनीषा से दूर होकर उन दोनों से, तुम दोनों यहाँ कैसे, उद्धरण चिन्ह। उसकी आवाज से दोनों होश में आ जाते हैं और जल्दी से मयंक के पास आकर उससे, तुम दोनों एक साथ, वो भी तेरे घर में, क्या चल रहा है जल्दी बता हमें, उद्धरण चिन्ह। मयंक कहता है, ठीक है, बताता हूँ, उद्धरण चिन्ह। फिर मनीषा की तरफ देख उससे, तुम जाकर दोनों के लिए कुछ खाने के लिए और जिस लाने का ऑर्डर सर्वेंट को दे दो, उद्धरण चिन्ह। मनीषा में सिर हिलाकर वहां से किचन की तरफ बढ़ जाती हैं। वो जानती थी मयंक उन्हें उसके सामने ठीक से सब कुछ बता नहीं पाएगा। उसके जाते ही मयंक उन्हें झूठी कहानी सुनाता है, जैसे उन दोनों को यूनिवर्सिटी में देखती ही प्यार हो गया और कुछ मनीषा की फैमिली पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से जल्दी शादी करनी पड़ी। दोनों ही अभी यूनिवर्सिटी में थे, इसलिए वो अपनी शादी अभी पब्लिक नहीं करना चाहते थे, वरना मनीषा का यूनिवर्सिटी में जाना थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता। सूर्या और रोहन उसकी बात समझते हैं पर उससे गुस्सा भी थे। वो उन्हें तो बता सकता था, जिसकी सजा उसे ये मिलती है कि कल उसे सभी को सबसे महंगे रेस्टोरेंट में लंच करवाना होगा। मयंक मान जाता है। तभी मनीषा वहां स्नैक्स और जूस लेकर आ जाती हैं। सूर्या उससे, मुझे लगा था रोहित सबसे पहला इंसान होगा हमारे ग्रुप से शादी करने वाला, पर मयंक तो उसे 10x ज्यादा फास्ट निकाला।
उद्धरण चिन्ह। सुन मनीषा शर्मा जाती हैं लोट्स विला में। अयान बालकनी में आकर कॉल उठाता है। सामने वाले इंसान को बात सुन अयान हैरान हो जाता है और वो कॉल रख बालकनी से बाहर आता है। नैना उसी का इंतजार कर रही थी। नैना अयान के चेहरे की तरफ देखती है जो अब बहुत सीरियस था। वो बेड पर बैठ नैना को अपनी गोद में बिठाकर उससे आई एम रियली सॉरी विफाई, पर एक बहुत ही अर्जेंट मिशन कंप्लीट करने जाना होगा मुझे। पर मिशन कंप्लीट कर मैं जरूर तुम्हारे साथ अपना पूरा दिन स्पेंड करूंगा। उद्धरण चिन्ह। नैना उसके चेहरे पर सीरियसनेस देख समझ चुकी थी कि बहुत ही अर्जेंट मिशन होगा, इसलिए वो भी माना जाती है जल्दी से। अयान नैना को उसकी टी शर्ट पहना देता है और खुद जाकर फुल ब्लैक क्लोथ्स पहन लेता है। फिर नैना के फोरहेड और माथे पर किस कर रूम की लाइट ऑफ कर वहां से चला जाता है। एक जंगल में, जहां दो ग्रुप के बीच घमासान लड़ाई हो रही थी, अयान को कार जंगल में आकर रुकती है। उसकी कार रुकते ही एक आदमी उसके पास आता है। वो अयान को वहां की सिचुएशन बताता है। अयान उसे सुन अपनी गुण निकल आगे बढ़ जाता है। दोनों तरफ से धुआंधुन गोलियां चल रही थी। 1 घंटे तक लगातार गोलियां चलने के बाद सामने वालों से सिर्फ 2 लोग जिंदा बचे थे, पर वो दोनों ही घायल थे। अयान अपने लोगों को उन दोनों को उसके पास लाने कहता है। दोनों को उसके सामने घुटनों के बल बिठाया गया। दोनों को सिर्फ अयान की आंखें दिखाई दे रही थी। अयान उन्हें उसने बैग छीनने कहता है जो दोनों के पीठ के पीछे था। उसमें कुछ कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स की फाइल और पेन ड्राइव था, जिसे लेने के बाद अयान उन्हें मरने का इशारा करता है। गोलियां चलाते उससे पहले ही एक आदमी उठ अयान का मास्क एक झटके में खींच देता है। अयान से बीच में रोक देता है, पर उसका मास्क एक साइड से निकल गया, जिससे उसका चेहरा दिखने लगा। अयान जल्दी से अपना मास्क वापस पहनता है और अयान के आदमी उन पर गोलियां चला देती हैं और वो दोनों भी मर जाते हैं। वो फिर अपने माफिया वाले बेस पर पहुंच जाते हैं और कुछ डिस्कशन करते हैं, जिसमें सुबह हो जाती है। अयान घर आता है। वो रास्ते में अपना फोन चेक करता है, जिसमें इटली माफिया किंग के राइट हैंड की हुई मौत इंडिया में ये न्यूज चल रही थी, जिसे देख अयान के होठों पर एक टेढ़ी स्माइल आ जाती है। फिर वो जाकर शावर लेकर जिम में चला जाता है, क्योंकि ऑलरेडी सुबह हो चुकी थी। यूनिवर्सिटी में सभी यूनिवर्सिटी के कैंटीन में बैठे मयंक और मनीषा को घूरे जा रहे थे। नैना मनीषा को अपनी एल्बो से धक्का मार छिड़ाने वाले स्माइल के साथ, मन्नू मुझे नहीं लगा था तुम इतनी फास्ट निकलोगी। उद्धरण चिन्ह। उसकी बता सुन सभी हंस देते हैं। मयंक उनसे, तो अब बताओ किस रेस्टोरेंट में जाना है लंच करने। उद्धरण चिन्ह। नैना उसे सबसे महंगे वाले रेस्टोरेंट का नाम बताती हैं, जिस पर सभी हाँ बोल अपने अपने क्लास में जाए हैं। वही जहां इंडिया में सुबह हो चुकी थी, पर इटली में इस वक्त रात थी। मिलान के एक विला में। वो विला बहुत बड़ा था, पर पूरा डार्क थीम इंटीरियर डिजाइन था। वो विला ऐसा लग रहा था जैसे किसी हैवान का घर हो, जो सच भी है। ये विला इटली के माफिया किंग सिफेन का था, जिसे लोग हैवान ही कहते हैं। उस विला के एक रूम में, वहां साइफेन और लड़की इंटीमेट हो रहे थे। उस रूम में उस लड़की की चीखें गूंज रही थी, पर साइड को कोई फर्क भी पड़ा। उल्टा उसे बहुत मजा आ रहा था। जब सीफेन उससे सेटिस्फाई हो जाता है, उसके बगल में लेट जाता है। दोनों लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। तभी उसे कोई कॉल करता है, जिसे देख सिफेन अपना रोब पहन बालकनी के जाकर चिगार लगाकर कर कॉल उठाता है। सामने से इंसान बोला, बॉस बुरी न्यूज है। सेकंड बॉस और हमारे को आदमी इंडिया गए थे, वो मर चुके हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही सिफेन की आंखें काली पड़ जाती हैं और उससे इतना कोल्ड और डरावना और निकलने लगता जिससे कोई भी इंसान कर जाए। कॉल पर को इंसान था, उसकी रीढ़ हड्डी तक कपकपा जाती हैं। सिफेन अपने दरवानी आवाज में, किसने किया ये। उद्धरण चिन्ह। बोस उसका इमेज मिला है हमें अपने आदमी के कपड़े में जो कैमरा था उसकी रिकॉर्डिंग से। उस आदमी की आवाज डर से कांप रही थी। सेंड मी कहकर सिफेन कॉल रख देता है। वो आदमी उसे जल्दी से इमेज सेंड करता है। सीफेन अयान की फोटो को घूर, मेरे भाई की जान के बदले तुम्हारे पूरे परिवार को जान लूंगा मैं। उद्धरण चिन्ह। किसी को वो फोटो सेंड कर उसकी इंफॉर्मेशन निकालने कहता है। फिर वो अपने रूम में आकर उस लड़की को देख, गेट आउट। उद्धरण चिन्ह। वो लड़की उसकी आवाज से इतनी डर जाती है कि जल्दी से अपने कपड़े पहन उस रूम से बाहर निकल जाती है।
उसके प्राइवेट पार्ट में बहुत दर्द हो रहा था, पर फिर भी लड़खड़ाते कदमों से चल एक रूम में जाकर बेड पर लेट। आपके मन में, ये सब मेरे साथ सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है नैना ओबरॉय। तुम चुड़ैल कहीं की, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी नरक से बदतर हो चुकी है। मैं वापस इंडिया आऊंगी और देखना तुम्हें इस हैवान के सामने लाऊंगी। फिर ये हैवान तुम्हारी जिंदगी मुझसे भी बदतर होगी, ये प्रॉमिस है वेरोनिका ओबरॉय का। उद्धरण चिन्ह। इसकी बातों से आप सबा ही समझ गए होंगे कि ये कौन है। ये है वेरोनिका ओबरॉय, नैना की चचेरी बहन। जब उसके यहाँ आए उसे पता चला कि उनको यहाँ रहने देने के बदले सिफिन को नैना चाहिए, पर वो उनके साथ नहीं थी। तो सिफिन ने उसे नैना की जगह टेम्पररी अपने पास रखने का फैसला किया, और उसकी पापा एक पल में मान गए, जिससे वो बहुत हैरान थी। उसके मम्मी ने उसे बचाने की कोशिश की तो उन्हें मारने की धमकी दी गई। उसके भाई को तो उसी फर्क ही नहीं पड़ता था, वो हेल्पलेस हो चुकी थी। हर दिन के साथ उसकी जिंदगी बदतर हो रही थी, जिसका जिम्मेदार वो नैना को मानती थी। क्योंकि अगर नैना उनके साथ आई होती तो ये सब नैना को सहना होता, उसे नहीं। अयान को नैना ने लंच के लिए मना कर दिया था। वो सभी एक साथ हंसी मजाक करते हुए लंच करते हैं, जिसका पेमेंट मयंक करता है। फिर वो लोग उठ अपने अपने घर की तरफ बढ़ जाते हैं। नैना अयान के ऑफिस जाती हैं। अयान वहां नहीं था। नैना आकर अयान के सीट पर बैठे बैठे सो जाती हैं। अब भाई किसी टेस्टी खाना पेट पर खाने के बाद नींद नहीं आती है। नैना सो चुकी थी, तभी अयान वहां आता है, और नैना को इतने प्यार से सोते देख उसे उस पर बहुत प्यार आता है। वो उसे गोद में उठाकर अपने ऑफिस में जो कमरा था उसमें सुला देता है। क्या आने वाला है नैना की जिंदगी में कोई नया तूफान। चैप्टर 145 अयान का बर्थडे एंड रोमांटिक नाइट। वैलेंटाइन डे के बाद से 3 दिन बहुत आराम से बीतते हैं। दिखने में तो आज का दिन हर दिन की तरफ नॉर्मल था, पर नैना के दिमाग में कुछ खुराफाती चल रहा था। वो सुबह उठते ही खुद से तैयार होकर को रेडी होने में हेल्प करते हैं, जैसे खुद उसके शर्ट के बटन लगाती हैं, टाई पहनाती, फिर उसे शर्ट भी, और उसका हाथ पकड़ उसे नीचे लेकर आती हैं ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट कर नैना अयान को सी ऑफ करती हैं, और खुद अपनी कार में बैठ एक शॉप में जाती हैं। वहां से कुछ डेकोरेशन का सामान लेती हैं, और एक बेकरी की शॉप में जाकर कुछ केक बनाने का सामान लेती हैं, और घर आकर किचन में घुस जाती हैं। वो 2 केक बेक करते हैं, एक हॉट शेप का था और दूसरा सर्किल। दोनों के ऊपर डिजाइनिंग कर फ्रिज में रख देती हैं, और फिर उठ कहीं जाकर डेकोरेशन करने लगती हैं। और डेकोरेशन करते हुए ही वो लंच करती हैं, और डेकोरेशन कंप्लीट होते होते शाम हो जाती हैं। अयान के आते ही नैना वापस अयान के पास बैठ उससे उसके दिन के बारे में पूछती हैं। अयान को कुछ तो गड़बड़ लग रही थी, पर उसे समझ नहीं आया बात क्या है। डिनर करने के बाद नैना जल्दी से अयान को रूम में लेकर जाती हैं। वो उससे बोलती है, आयु नानू को बहुत नींद आ रही है, सो जाते हैं। और वो जोर से उबासी लेती हैं, जिसे देख अयान उसे अपनी बाहों में लेकर सो जाता है। उनके सोते ही लोट्स विला में 13 लोग अंदर आते हैं। अब वो कौन होगे, सोचो सोचो। आगे जानते हैं। रात के 12 बजने में सिर्फ 10 मिनट बाकी थे। वो देखती हैं, अयान सो चुका है, पर वो उसके उठने का रिस्क नहीं ले सकती हैं। इसलिए वो कोई मंत्र पढ़ती हैं जिससे अयान की नींद न खुले जब तक वो चुटकी न बजाए। फिर वो उठ किचन में जाती हैं, और केक फ्रिज से निकल लेकर हॉल में आती हैं। केक पर कैंडल भी थी जो अब तक लगाई नहीं थी। नैना वहां बैठे सभी लोगों को देखती हैं। वहां दादाजी, नाना जी, द अनप्रेडिक्टेबल ग्रुप, मनीषा, सोना, अंशी, समर, सुशांत, रोबिन, हनी और अंशुल मौजूद थे। नैना दिखती है गार्डन एरिया। शौर्य, स्नोफी और शैडो भी आ चुके थे। सभी हॉल के एक एक कोने में चुप जाते हैं। वहां पूरा अंधेरा था। प्रिंस अयान के बेडरूम का दरवाजा खोलता है, जिसके साथ नैना चुटकी बजाती हैं, जिससे उसका मंत्र अयान के ऊपर से हट जाती हैं। प्रिंस दरवाजा खोलते ही हकलाते हुए परेशानी भारी आवाज में, अयान भाई वो भाभी। इतना कहकर बिना आगे कुछ बोले वो वहां से भाग जाता है। अयान उसकी नींद प्रिंस की आज से खुली। वो नैना के बारे में आधी बात सुन परेशान हो जाता है उसके लिए। इसलिए वो जल्दी उठ नीचे की तरफ जाते हैं। वहां पूरा अंधेरा था। वो हॉल में आते ही नैना को आवाज लगाने लगता है। तभी अचानक लाइट्स जल उठती हैं, और सभी एक साथ हैप्पी बर्थडे हब्बी अयान, अयान भाई, अयान जीजू कहते हुए अयान के सामने आते हैं।
नैना अयान के पास केक लेकर जाती है और कैंडल जलाती हैं। और अयान से बोली, हैप्पी बर्थडे हब्बी। नानू ने अपने हाथों से केक बनाया है आपके लिए। जल्दी से कैंडल ब्लो करने से पहले एक विश मांग लो। और फिर केक कट करना। अयान नैना को सही सलामत देख चैन की सांस लेता है। और फिर कैंडल ब्लो करता है क्योंकि विश में मांगने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। भगवान ने उसे सब पहले ही दे दिया है। वो केक कट कर पहला पीस नैना को खिलाता है और फिर नैना उसको। फिर नैना उसे बाकी सभी को खिलाने कहती हैं। अयान उसकी बात सुन पहले दादाजी, फिर नाना जी, सुशांत, समर, प्रिंस को केक खिलाता है। और बाकी सभी को केक देता है। वो ये सब कर रहा था तभी नैना पतली गली पकड़ वहां से निकल चुकी थी। अयान सब होने के बाद सभी, थैंक यू सो मच मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने आने के लिए। और सब प्लान करने के लिए। समर इस पर हंसते हुए, भाई हमने कुछ नहीं किया, सब एंजल ने अकेले किया, उसने सबको इनवाइट किया, खुद केक बनाया। अयान ये सुन नैना को दिलहने के लिए अपनी नजरें यहाँ वहाँ दौड़ाने लगता है। पर वो उसे कहीं नहीं दिखती। ये रहे वो सभी से, अब तुम सभी को रूम्स में जाकर सो जाना चाहिए। सभी हाँ में सिर हिलाकर रूम्स की तरफ बढ़ जाते हैं। वही अयान को लगता है नैना रूम में गई होगी, ये सोच वो अपने कमरे में जाता है। और वहां पहुंच देखता है। वहां नैना नहीं थी, वहां सिर्फ एक येलो रोज बेड पर रखा हुआ था, साथ ही उसके नीचे एक नोट। जिसे उठाकर अयान पढ़ता है। उसमें कहीं जाने की डायरेक्शन थी और नीचे लिखा था फॉलो थिस। हैंडराइटिंग देख अयान समझ जाता है ये नैना ने लिखा है। और वो उस डायरेक्शन को फॉलो कर आगे बढ़ता है। और कुछ दूर चल उसे एक लाइट पिंक रोज दिखता है जिसके नीचे एक और नोट था। जिसमें टेरेस के तरफ जाने वाले डायरेक्शन थे। अयान उस डायरेक्शन में आगे बढ़ता है। टेरेस की आधी सीढ़ियों पर उसे एक रोज मिलता है जो डार्क पिंक था। और उसके नीचे एक और नोट था। जिसमें लिखा था, सिर्फ कुछ और दूर। ये पढ़ अयान के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो टेरेस पर पहुंच जाता है। और उसे टेरेस के दूर के पास एक वाइट रोज और उसके नीचे एक और नोट दिखता है। अयान उस नोट को ओपन पर पढ़ता है जिसमें लिखा था, नोट छोड़ो और सामने देखो। अयान को ये सुन हंसी आ जाती है क्योंकि ऐसी चूज सिर्फ नैना ही लिख सकती थी। वो अपने सामने देखता है। उसे अपने एक आकृति दिखती है। जो उसकी तरफ आ रही थी। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। क्योंकि उसके हाथ में पकड़े रेड रोजेस के बुके ने उसके ढक दिया था। उस आकृति ने डार्क रेड साड़ी पहनी हुई थी। उस आकृति को दूर से दिल ही अयान बता सकता था कि वो उसकी वाइफी हैं। नैना अयान के सामने वो रोज बुके कर, माई डियरेस्ट हबी, ऑन द स्पेशल डे, नानू वॉन्ट टू थैंक यू फॉर लविंग नानू एंड बीइंग देयर फॉर नानू थ्रू थिक एंड थिन. You are one in a million, and Nanu are so glad that Nanu get to spend Nanu's life with you. Happy birthday hubby. I love you so much the words can't express. अयान को उसकी बात सुन बहुत टच फील होता है। वो उसके हाथ से बुके लेकर उसे गले लगा लेता है। कुछ देर बाद नैना उससे अलग होकर उससे, हब्बी अब ये बताओ मैं कैसे लग रही हूँ। अयान नैना को बड़े प्यार से देखता है। उसने रेड साड़ी के साथ रेड ब्लाउज पहना हुआ था जो स्लीवलेस था। साथ ही बैकलेस और उसका सामने से गला बहुत बड़ा था जिससे नैना की क्लीवेज कुछ ज्यादा दिख रही थी बाहर। बाल उसने खुले रखे थे। और उसके कोई ज्वेलरी नहीं पहनी थी, सिर्फ उनकी वेडिंग रिंग और मंगलसूत्र को छोड़। अयान नैना के फोरहेड पर किस कर, मेरी वाइफी आज बहुत ही क्यूट, हॉट एंड टेम्पटिंग लग रही हो। अपनी तारीफ सुन नैना बहुत खुश हो जाती हैं। आज वो खुद तैयार हुई थी। अच्छा था ये साड़ी रेडीमेड थी। वरना उसे पहनते पहनते अयान का नेक्स्ट बर्थडे आ जाता। वो अयान को थैंक यू कहकर टेरेस की दूसरी तरफ लाती हैं। उनके कदम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे एक एक लाइटिंग ऑन हो रही थी। अयान सामने का डेकोरेशन देखता है। ट्रायंगल शेप का टेंट बंधा था वहां। जिसके अंदर छोटे टेबल पर एक केक रहा हुआ था को हॉट शेप का था। नैना अयान को वो दिखाते हुए, आयु ये केक भी ना नानू ने आपके लिए स्पेशली, वो भी हॉट शेप का। कैसा लगा आपको? बेस्ट, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अयान नैना की आंखों में देख। ठीक है तो चलो केक कट करते हैं। नैना उसका हाथ पकड़ केक के पास बिठाती हैं। वो केक कट कर नैना को फर्स्ट बाइट खिलाता है। नैना फिर म्यूजिक ऑन कर अयान के सामने आकर उसके तरफ हाथ बढ़ाकर, कैन आई डांस विद योर जेंटलमैन? अयान हाँ में सिर हिलाकर उसके सतह डांस करने आता है। गाना बजने लगता है।
हंसता रहता हूँ तुझसे मिलकर, क्यों ना आजकल बदले बदले हैं मेरे तेवर, क्यों ना आजकल आंखें मेरी हर जगह ढूंढें तुझे बेवजह, ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह, कैसे हुआ तू इतना ज़रूरी, कैसे हुआ डांस करते हुए नैना अयान के कानों के पास जाकर उससे, हब्बी मैं आज पूरी तरह से आपकी होना चाहती हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपकी। आज हमारे बीच के सभी फसलों को खत्म कर, सभी दूरियों को मिटाकर आपकी बाहों में समा जाना चाहती हूँ। आज मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अपने प्यार के रंग में कुछ इस तरह रंग ले कि दुनिया का हर रंग हमारे प्यार के रंग के सामने फीका पड़ जाए। आज मैं आपके साथ एक हो जाना चाहती हूँ। सिर्फ हमारे जिस्मों का ही नहीं, हमारी आत्मा का भी मिलन चाहती हूँ। आज इस तरह मुझे अपना बना लीजिए कि दुनिया की कोई ताकत हमें जुड़ा न कर सके। आज हम दोनों का ये मिलान हम जन्म जन्मांतर के रिश्ते में बांध दे। अयान उसकी बात सुन उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम, वाइफी तुम श्योर हो? क्योंकि आज अगर मैं आगे बढ़ा तो मेरा रुकना मुश्किल होगा। नैना उसे गले लगकर, मुझे सब तुम्हारा होना है। उद्धरण चिन्ह। अयान ये सुन उसके होठों को अपने होठों में ले लेता है। दोनों ही बड़ी बेताबी से एक दूसरे के होंठों को चूम रहे थे, जिस वजह से उनकी उनकी किस मूछ में बदल गई थी, जिसकी आवाजें वहां के माहौल को और भी ज्यादा इंटेंस बना रही थी। अयान ने उसके होठों को स्मूच करते हुए वो उसे टेरेस पर बने रूम में लेकर जाता है। रूम का दरवाजा ओपन होते ही उसके ऊपर गुलाब की पंखुड़ियां गिरती हैं। वो पूरे रूम को देखता है, जो एक सुहागरात के लिए बहुत रोमांटिकली डेकोरेट किया गया था। वो नैना बेड पर लेटाता है और खुद उसके ऊपर आकर उसे वापस पैशनेटल किस करने लगता है, क्योंकि जब उसे बेड पर लिटा रहा था दोनों के होठ अलग हो गए थे। उनकी किस कुछ ही सेकंड्स में वापस स्मूच में बदल चुकी थी। बहुत देर तक चल रही इस स्मूच की वजह से नैना की सांसें अटकने लगी, तो अयान ने उसके होठों को आज़ाद करते हुए उसकी ठुड्डी को चूमना शुरू कर दिया। फिर उसके गले को चूमते हुए अपने दांतों से उसकी ब्लाउज की स्ट्रिप्स को नीचे खिसका दिया और वहां उसे किस करने लगा। उसके दोनों हाथ नैना की बॉडी को एक्सप्लोर कर रहे थे, तो वहीं नैना उसके बालों को सहलाते हुए सिसकियां निकाल रही थी और उसकी सिसकियां सुन अयान पागल हो रहा था, लेकिन वो फिर भी नैना को काफी सॉफ्टली किस कर रहा था। नैना के गले और कॉलर बोन को बहुत देर तक चूमने के बाद अयान ने रुकते हुए अपने और नैना के कपड़े निकाल दिए और फिर से नैना के ऊपर आ गया, तो नैना ने शर्माकर अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढक लिया। वो ऐसे तो नहीं शर्माती थी, पर आज उनकी फर्स्ट नाइट थी। वही अयान उसके चेहरे पर से उसके हाथ जबरदस्ती हटाते हुए उसके होठों हल्के से चूमते हुए बोला, वाइफी हमारे बीच से सारे पर्दे पहले ही हट चुके हैं, तो अब शर्माने से क्या फायदा है। उसकी बात सुन नैना ने अपनी आंखें भींचकर बंद कर ली, तो अयान उसके उभारों को चूमने लगा। उसका एक हाथ दूसरे उभार को सहला रहा था। नैना के लिए ये फीलिंग बिल्कुल नई थी। अयान उसकी पूरी बॉडी को चूमते हुए वापस से ऊपर आ गया और उसकी आंखों में देखने लगा, लेकिन नैना अपना सिर इधर उधर घुमाते हुए दोनों हाथ हाथ बेड पर पटक रही थी। उसका पसीने से भीगा हुआ चेहरा लाल था। उसने एक हाथ से अयान का कंधा पकड़ते हुए उस पर अपने नाखून गड़ाते हुए बोली, प्लीज हब्बी। उसकी बात सुन अयान के होंठों के कोने हल्के से ऊपर उठ गए। अयान सिर्फ उसकी बॉडी को चूम रहा था। वो उसे जानबूझकर तड़पा रहा था और नैना तड़प भी रही थी। नैना ने तड़प भरी नजरों से उसे बेचैन होकर देखा, तो अयान गहरी आवाज में बोला, वट यू वॉन्ट वाइफी। अयान का सवाल सुन नैना बेचैनी भरी आवाज में उसके दोनों कंधों को थामते हुए बोली, आई वॉन्ट यू हबी, प्लीज ही। नैना ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी, लेकिन उसकी बात सुन अयान ने मुस्कुराकर उसके होठों पर अपने होंठ टिकाए, तो नैना की आंखें बंद हो गई और वो उसके होठों को चूमते हुए धीरे धीरे उसे उनके रिश्ते की गहराइयां न पा रहा था, और पूरे रूम में दोनों की सांसों की आवाज गूंज रही थी। साथ ही बीच बीच में नैना की चीख भी, क्योंकि नैना का ये फर्स्ट टाइम था। उसे दर्द के साथ साथ एक मीठा एहसास भी हो रहा था। अयान पूरी कोशिश कर रहा था वो उसे जितना काम हो सके उतना काम दर्द महसूस होने दे। अयान नैना में समाया हुआ था, तब दर्द की वजह से नैना की आंखों से आंसू बह निकले और उसने अपने नाखून अद्वैत की पीठ पर गड़ा दिए। अपने गले से निकलने वाली आवाज रोकने के लिए उसने दोनों होंठ कसकर भींच लिए थे। अयान उसके अंदर एंटर करने के बाद रुका और उसके होठों को चूमने लगा। वो नैना की बॉडी को अपने हाथ से सहला रहा था ताकि नैना का दर्द कम हो। कुछ देर बाद उसे लगा कि नैना अब ठीक है, तो वो धीरे धीरे अपनी बॉडी मूव करने लगा। अयान अपनी बॉडी मूव करने के साथ साथ नैना के होठों को चूमता, तो कभी उसकी गर्दन को चूमता और उसका हाथ नैना की दोनों ब्रेस्ट के साथ बारी बारी से खेल रहा था।
धीरे धीरे अयान अपनी स्पीड बढ़ाते जा रहा था और नैना की सिसकियां भी बढ़ती जा रही थी। कुछ ही देर में दोनों एक अलग ही दुनिया में खो गए थे। रूम का माहौल बहुत ही ज्यादा गर्म हो गया था और दोनों ही पसीने से भीग गए थे। माहौल में इतनी गर्मी आ गई थी कि एस बड़ी ई भी काम नहीं कर रहा था। सुबह के 4 बजने को आए थे और नैना और अयान कई बार इंटीमेट हुए थे पूरी रात, जिससे नैना बहुत थक गई थी, लेकिन अयान अभी भी सेटिस्फाई नहीं हुआ था। आखिर नैना उसकी लाइफ में पहली लड़की थी जिसके साथ वो इंटीमेट हो रहा था। नैना से पहले उसने किसी लड़की को किस तो छोड़ो छुआ तक नहीं। अब उसके लिए कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल था। थक हार कर नैना बोली, अब नहीं, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ हब्बी। अयान उसकी बात समझ उसके कानों में, सॉरी वाइफी, क्या तुम्हें ज्यादा दर्द हो रहा है? उद्धरण चिन्ह। नैना अयान की आवाज सुन अपने लिए चिंता साफ सुन सकती थी। वो उसके होठों पर लाइट किस कर, नहीं हब्बी, ये नाइट नानू की लाइफ की बेस्ट नाइट है। पर नानू को अभी बहुत तेज नींद आ रही है, इसलिए नानू सो रही हैं। इतने लेट ही वो सो जाती हैं। अयान ये एक मुस्कुराता है, फिर नैना को उठाकर बाथरूम में ले जाता है और उसे और खुद को साफ करता है और शावर लेकर नैना का बाथरोब पहनाता है और खुद भी एक बाथरोब पहन नैना सोफा पर सुलाता है। क्योंकि बेडशीट पर थोड़ा सा ब्लड था, जिसकी वजह से अब वो वहां नहीं सो सकते थे। वो खुद बेडशीट निकल उसने धोने के लिए डाल देता है और फिर नैना को अपने बाहों में उठाकर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। अपने कमरे में पहुंच वो नैना को नाइट सूट पहनाता है और खुद भी नाइट सूट पहनता है और नैना को अपनी बाहों में भर सो जाता है। आगे क्या क्या होगा अयान के बर्थडे पर? सिफिन कैसे लेगा अपने भाई की मौत का बदला?